And they want to control us just like a dictator. नेपाल, तो इस देश का नाम हम जब भी सुनते हैं तो सबसे पहली जो पिक्चर आती है हमारे सामने वो आती है टूरिज्म की। उसके बाद आती है जो नेपाल के लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और उससे भी ऊपर बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। हमारे भारत में ही इतने सारे लोग नेपाल से आते हैं काम करने के लिए, तो वो चीज़ तो मैंने भी अपने सामने से देखी है कि कितनी लॉयल्टी से वो काम करते हैं हमारे लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे नेपाल के कई सारे शहरों में बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ तक कि उनकी जो सरकार है वो भी गिर चुकी है। तो नेपाल के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस चीज़ में जाने से पहले मैं आप सबको ले चलता हूँ 2022 में। श्रीलंका में बहुत ही मारामारी चल रही थी क्योंकि जो महंगाई थी वो आसमान छू रही थी। जितने भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी कर दी थी सरकार ने। मतलब एक छोटी सी ब्रेड लेने के लिए भी लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी दुकानों के बाहर। तो इस चीज़ का प्रोटेस्ट करते हुए वहाँ के लोग निकले और उनमें से जो भारी मात्रा थी वो थी जेन ज़ी की। और इस प्रोटेस्ट में भी जेन ज़ी की जीत हुई और जो श्रीलंका की सरकार थी वो गिर गई। फिर उसके 2 साल बाद जो बांग्लादेश है वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बांग्लादेश की सरकार ने एक ऐसा जॉब कोटा निकाला कि जिन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी में मदद की थी उनके परिवारों को एक जॉब कोटा मिलेगा। तो ये चीज़ बाकी बांग्लादेश के जो युवा थे उनको पसंद नहीं आई और वो प्रोटेस्ट पे निकल गए। और इस प्रोटेस्ट में भी जो मैक्सिमम लोग थे वो जेन ज़ी थे और बाद में बांग्लादेश की सरकार को भी गिरना पड़ा। और सरकार ऐसी गिरी है कि उस समय की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना वो बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गई थी और आज तक भी वो सिर्फ इंडिया में ही रह रही हैं। और अब 2025 में दोबारा जो जेन ज़ी ने प्रोटेस्ट किया उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी जो नेपाल की सरकार है वो गिर चुकी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जेन ज़ी होता क्या है, ये कौन लोग होते हैं। तो अगर जेन ज़ी की फुल फॉर्म ली जाए तो इसको बोलते हैं जनरेशन जेड। तो हर 15-20 सालों में जो पीढ़ी है वो बदलती रहती है, मतलब जनरेशन बदलती रहती है। जैसे मेरे पिताजी की जनरेशन कुछ और थी, अब मेरी जनरेशन कुछ और है, अब जो मेरे बच्चे आएंगे उनकी जनरेशन कुछ और होगी। तो ऐसे ही 1883 से लेके 1900 तक जो जनरेशन है उसको बोलते हैं लॉस्ट जनरेशन। मतलब उस जनरेशन के जितने भी लोग थे उनमें से अब कोई भी नहीं बचा है, तो इसलिए उनको बोलते हैं लॉस्ट जनरेशन। फिर 1901 से लेके 1927 तक इस जनरेशन को बोलते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन, क्योंकि इस जनरेशन ने सबसे ज्यादा सहा है। वर्ल्ड वॉर 1 भी उस टाइम पे हुई थी, आर्थिक स्थिति लोगों की उस टाइम पे ठीक नहीं थी, बीमारियां बहुत फैल रही थी क्योंकि वैक्सीन उस समय ढंग से बने नहीं थे। तो इसलिए उस जनरेशन ने बहुत सहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन। इसके बाद 1928 से 1945 तक वाली जनरेशन को बोलते हैं साइलेंट जनरेशन, क्योंकि इस टाइम पे अंग्रेज हमारे देश में कई जगह राज कर रहे थे, तो ये गुलामी का दौर चल रहा था। तो इसलिए उस टाइम के जो लोग थे वो ज्यादा आवाज नहीं उठाते थे, इसलिए उनको कहते हैं साइलेंट जनरेशन। फिर 1946 से 1964 तक के जनरेशन को बोलते हैं बेबी बूमर्स, क्योंकि इस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी उसका जन्म होने लग गया था। उसी दौर में एटम बॉम्ब भी बना था और हिरोशिमा नागासाकी में एटम बॉम्ब भी गिराया गया था। तो बहुत सारी जो नई नई टेक्नोलॉजी थी लोगों को पता चल रही थी, मतलब इन्वेंशन हो रहा था उस टाइम पे। जैसे कि पूरी दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर है जो पूरे कमरे के साइज का कंप्यूटर हुआ करता था, वो भी उस टाइम पे बनना शुरू हो गया था। तो एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी की नींव थी वो इस जनरेशन में रखी जा रही थी, तो इसीलिए इनको कहा गया था बेबी बूमर्स। फिर 1965 से 1980 तक के जनरेशन को बोलते हैं जनरेशन एक्स, और ये जनरेशन एक ब्रिज का काम करती है। जो टेक्नोलॉजी बेबी बूमर्स ने स्टार्ट करी थी वो ये जनरेशन एक्स आगे बढ़ा रहे थे, उसमें और इन्वेंशंस कर रहे थे ये। फिर उसके बाद 1981 से 1986 तक आती है मिलेनियल्स। तो सबसे ज्यादा जो चेंजेस देखे वो इसी जनरेशन ने देखे हैं, क्योंकि एक तो पूरी जो सदी थी वो चेंज हो रही थी, 20वीं सदी से 21वीं सदी में शिफ्ट हो रहे थे। तो इसमें बहुत सारे जो चेंजेस थे वो मिलेनियल्स ने देखे हैं। इस जमाने में सेलफोन आने लग गए थे, इंटरनेट की शुरुआत हो रही थी, तो बहुत बड़ा चेंज इस जनरेशन ने देखा है। उसके बाद आता है 1997 से 2012 का जनरेशन, जिसको बोलते हैं जेन ज़ी। और ये वो जनरेशन है जिसको मतलब कह सकते हैं कि हर चीज़ थाली में परोसी भी मिली है, क्योंकि इंटरनेट पूरा डेवलप्ड देखा था इस जनरेशन ने, मोबाइल फ़ोन अच्छे तरीके से डेवलप हो गए थे तो वो देखा था इन लोगों ने, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो जितनी भी चीज़ें थी जो पहले से बनती भी आ रही थी वो जनरेशन जेड ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखी थी। तो इसलिए काफ़ी टेक्निकली साउंड भी है ये जनरेशन। फिर उसके बाद 2013 से 2025 तक जो जनरेशन आती है वो आती है जनरेशन अल्फ़ा। तो फिलहाल तो जो जनरेशन अल्फ़ा के बच्चे हैं वो तो अभी सब नाबालिग हैं, क्योंकि हर कोई अभी स्कूल में होगा या कोई स्कूल गया भी नहीं होगा,
तो इसलिए इस जनरेशन का तो अभी इतना कुछ योगदान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जेनजी से भी जो ज़्यादा एडवांस होंगे वो जनरेशन अल्फा होंगे। और जेनजी की एक खास बात है कि जैसे सोशल मीडिया वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, तो वो किसी की सुनती नहीं है। मतलब उन्हें जो सही लगता है वो करके रहते हैं वो। जैसे हमारे जो पिताजी की जनरेशन है, जो जनरेशन एक्स है, उनकी मानसिकता ये थी कि जो पावरफुल है उसे पावरफुल रहने दो, हम अपना काम करते रहेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेंगे और अच्छे संस्कार देंगे, बस ऐसा चलने दो, बाकी जो पावरफुल लोग कर रहे हैं उनको करने दो, हमें कुछ उससे लेना देना नहीं है। लेकिन जनरेशन जो जेड है, जेन जी, उनका ऐसा नहीं है। उनका ये है कि भाई जो गलत है वो गलत है और उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। और वही चीज़ हम नेपाल में देख रहे हैं अभी, पिछले कुछ सालों से श्रीलंका और बांग्लादेश में भी हमने देखा है। And they want to control us just like a dictator. तो अब आते हैं हम सबसे पहली बात पे कि जो नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो पिछले कुछ महीनों से नेपाल में एक प्रोटेस्ट चल रहा था नेपोटिज्म को लेके, और उस प्रोटेस्ट का नाम दिया गया था नेपो बेबी। तो ये प्रोटेस्ट इसलिए करा जा रहा था क्योंकि कई टाइम से देखा जा रहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे हैं वो बड़े बड़े महंगे महंगे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं विदेश में, और पूरा शो ऑफ चल रहा था इंटरनेट पे कि हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे पास ये कपड़े हैं, इतने महंगे कपड़े हैं, इतनी महंगी गाड़ियां हैं, हम महंगे महंगी जगहों पे जा रहे हैं वेकेशंस के लिए। तो इन्हीं नेताओं के बच्चों में से मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक लड़की थी श्रृंखला खातीवाड़ा, वो 2018 में मिस नेपाल बनी थी। उसके बाद 2018 में ही वो मिस यूनिवर्स के लिए भी गई थी। तो उस समय काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि वो एक काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आती है और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। लेकिन बाद में ये खुलासा हुआ कि जो श्रृंखला खातीवाड़ा है, उनके जो पिताजी हैं विरोध खातीवाड़ा, वो कई सालों से नेपाल गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े ऑफिशियल हैं। मतलब 20-25 सालों से तो वो एमएलए थे, उसके बाद वो एमपी भी रहे हैं। तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे वो नेपाल गवर्नमेंट के। लेकिन तभी भी ऐसा पोर्ट्रे करा जा रहा था, ऐसी उनकी पीआर करी जा रही थी कि वो बहुत ही हम्बल है और बहुत ही एवरेज बैकग्राउंड से आती हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है स्वागत थापा। तो ये भी अपने सोशल मीडिया पर पूरा शो ऑफ करते हैं कि इनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, और ऐसे कई सारे नेताओं के बच्चे हैं जिनका मैं एग्जांपल अभी आपको दे सकता हूं। तो जब नेपाल की जो यूथ है उन्होंने ये सब चीज़ें देखी तो उनके अंदर बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि अगर नेपाल की आर्थिक स्थिति देखी जाए तो वो इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर नेपाल के एरिया की बात की जाए तो इंडिया के मुकाबले वो बहुत ही छोटा है, और जो छोटे देश होते हैं उसकी इकोनॉमी अक्सर देखी जाती है कि काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं था, क्योंकि जो नेपाल की सरकार थी वो 3-4 फैमिलीज़ में ही घूमने में लगी हुई थी। मतलब कभी एक फैमिली की पार्टी जीतती थी तो कभी दूसरी फैमिली की पार्टी जीतती थी, तो ऐसे ही चलने में लगा हुआ था काफ़ी सालों से, और जिस वजह से करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी चीज़ को देखते हुए जो नेपाल के जेनजी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और नेपो बेबी का एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। और यही मूवमेंट जब चल रहा था तो बहुत सारी रील ऑनलाइन वायरल हो रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि जो नेपाल के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे हैं वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये चीज़ सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो नेपाल की सरकार है उन्होंने एक लॉ बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं सबसे पहले तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा नेपाल में, और उसके बाद उनको एक ऑफिस खोलना होगा नेपाल में। और इस ऑफिस को बनाने का मेन जो कारण था वो यही था कि जो गवर्नमेंट है नेपाल की वो कंट्रोल कर सके इन सोशल मीडिया ऐप्स को, कि अगर उनको कोई पोस्ट पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसको एकदम हटा सके। क्योंकि अगर ऑफिस रहेगा नेपाल में तो सारी पावर उनके हाथ में रहेगी। तो ये जो लॉ निकाला था सरकार ने वो 28 अगस्त को निकाला था, और इन सारी सोशल मीडिया ऐप्स को 7 दिन का टाइम दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन जितने भी ये सोशल मीडिया ऐप्स थी इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी नहीं आया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और जिसके कारण 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने 26 ऐप्स पे बैन लगा दिया, जिसमें कि यूट्यूब भी था, ट्विटर भी था, इंस्टाग्राम भी था, फेसबुक भी था, और अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स थी। तो जैसे ही ये ऐप बैन हुई नेपाल में तो जो जेनजी थे उनका करप्शन को लेके तो मत्था घुमा हुआ ही था, वो तो परेशान हो रखे थे कि इतना करप्शन हो रखा है नेपाल में। और उसके बाद जो जेनजी की आवाज़ है सोशल मीडिया, उसको ही दबा दिया गया। तो फिर तो जेनजी का जो गुस्सा था वो आसमान छू गया। तो इसी बीच एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, एक एनजीओ आता है जिसका नाम है हामी नेपाल, और जो ये एनजीओ चला रहा था सुदान गुरुङ, a 36-year-old activist and president of a youth group called Hami Nepal. तो इन्होंने डिस्कॉर्ड में ये मैसेज भेजना सबको चालू किया कि हम एक प्रोटेस्ट करेंगे और उसमें जितने जेनजी लोग हैं सब आएँ और अपना सपोर्ट दिखाएं। और इस प्रोटेस्ट की परमिशन उन्होंने सरकार से भी ली थी, और सरकार ने भी परमिशन दे दी कि हाँ चलो भाई ठीक है आप लोग कर लो प्रोटेस्ट, क्योंकि सरकार को भी लगा भाई कितने ही लोग आ जाएंगे, क्या ही प्रोटेस्ट हो जाएगा। लेकिन शायद सरकार को जेनजी की पावर का
अंदाज़ा नहीं था कि जेंजी क्या क्या कर सकती है। और साथ में जो हामी नेपाल ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने अपने प्रोटेस्ट के स्टार्टिंग में ही सब जेंजी को बोल दिया था कि जितने भी कॉलेज स्टूडेंट है वो अपनी यूनिफॉर्म में आना, जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी अपने स्कूल ड्रेस में आना, और साथ में अपने स्कूल बैग, कॉलेज बैग, बुक्स, पानी की बोतल सब लाना, और ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। फिर उसके बाद आती है तारीख 8 सितंबर 2025। तो नेपाल के कई सारे इलाकों में हज़ारों में बच्चे इकट्ठा हो रहे थे, और जो सबसे ज़्यादा बच्चे इकट्ठा हुए थे वो काठमांडू में हुए थे। और ये प्रोटेस्ट सुबह 9 बजे से ही स्टार्ट हो गया था। मतलब हज़ारों की तादाद में जेंजी इकट्ठा हो गए थे काठमांडू में। और धीरे धीरे जब ये जेंजी का झुंड काठमांडू में पार्लियामेंट की तरफ जाने लगा तो वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। और इसी प्रोटेस्ट के चलते चलते कुछ जो जेंजी लोग थे वो पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, और तभी पूरे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, रबर शॉट्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन तभी ऐसी चीज़ हुई जो किसी ने भी नहीं सोची थी, एक्चुअल फायरिंग स्टार्ट हो गई, और जिसमें बताया गया है कि 19 जो जेंजी बच्चे थे वो अब हमारे साथ नहीं रहे। और फिर उसके बाद क्या था, जब ये खबर हर जगह नेपाल में फैली, फिर तो जेंजी क्या, मिलेनियल क्या, हर किसी के मन के अंदर बिल्कुल गुस्सा आ गया था, और हर कोई सड़क पे उतर गया था। फिर उसके बाद तो आपने हर जगह, हर न्यूज़ चैनल पे देख ही लिया होगा, पार्लियामेंट जला दिया, प्रधानमंत्री आवास जला दिया, प्रेसिडेंट का घर जला दिया, होम मिनिस्टर का घर जला दिया। मतलब जितने भी नेता थे उन सब के घर जला दिए। कई सारे नेताओं को तो नंगा करके सड़क पे दौड़ा के मारा। तो ये जो भयानक मंजर थे ये 2 दिन चले हैं, 8 तारीख और 9 तारीख, यानी कि मंडे और ट्यूसडे। साथ ही साथ कई ऐसी खबरें चल रही हैं कि टूरिस्ट को भी हार्म कर रहे हैं ये जेंजी जो लोग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक फॉरेन का यूट्यूबर है, उसने वहाँ मतलब वो घूमने जा रखा था वहाँ पे, और उसने वहाँ का व्लॉग बनाया है। तो जितने भी आप जेंजी बच्चे देख रहे होंगे वहाँ पे, उसमें से किसी ने भी उस फॉरेनर को टच भी नहीं किया। साथ में जो उसकी बाइक थी उस तक को किसी ने टच नहीं किया। वो फॉरेनर खुद ही बोल रहा है उसमें कि मैं तो सोच रहा था कि मेरी बाइक तो ये जला ही देंगे। So we are still on protest. Better you leave from this way, okay? Yeah, okay. Your safety is our concern. Excuse me. This is insane. Tear gas over this way. Bollocks. Well, what can I say? Only in Nepal can you go to a protest where they burn the entire parliament and you come back and here is your bike. Nothing stolen, nothing taken, and a water bottle given to you. क्योंकि इस प्रोटेस्ट में जेंजी का सिर्फ एक ही मोटिव है, वो है करप्शन को हटाना। और करप्शन कौन कर रहा था? सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो कर रहे थे, हायर अथॉरिटी के गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो इसीलिए सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल के जो जगहें थी, घर थे, वो जलाए गए। बाकी कोई भी जो वहाँ का नागरिक है नेपाल का, उसको कोई भी दिक्कत नहीं पहुँचाई, और जो टूरिस्ट है उनको भी कोई भी दिक्कत नहीं पहुँचा रहे हैं ये जेंजी लोग। ये टॉपिक वैसे काफ़ी डिबेटेबल है कि ये जेंजी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि ये गलत कर रहे हैं। तो इस चीज़ में मैं तो कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन ये चीज़ मैं आप लोगों में छोड़ दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपका क्या सोच है इस बारे में, कि उनका ये जो मूवमेंट है, ये जो प्रोटेस्ट है, तो ये सही है कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। साथ में एक चीज़ जो इस वजह से, इस प्रोटेस्ट की वजह से जो मेरे को लगता है कि ठीक नहीं हुई है, वो ये है कि नेपाल के करीबन 25 जेल ऐसे हैं जहां से सारे कैदी भाग चुके हैं। मतलब जो जेल की पुलिस है वो भी कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने भी अपने हथियार छोड़ दिए। उन्होंने बोला भाई जान है तो जहान है, जान रही तो दोबारा पकड़ लेंगे इनको, लेकिन अभी इनको जाने देते हैं। तो 25 जेल से करीबन 15,000 कैदी भाग गए हैं। भाग गए तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो बहुत ही आराम से निकले हैं जेल से, बहुत ही टहलते हुए निकले। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि भागना तो ये हुआ ना कि कोई सुरंग बनाई और बाहर निकल गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितने भी कैदी थे उन्होंने आराम से गेट तोड़ा और बढ़िया करके अपना थैला थूला लेके अपना वो जेल से बाहर निकल रहे हैं टहलते हुए। कोई दिक्कत नहीं, उनको लोग रिसीव करने भी आ रहे हैं, उनके साथ वो निकल रहे हैं। Jail, they kept you. Right now we are coming from jail. From custody. And I'm happy by seeing this. You just got out. Yeah. You got freed. Yeah. Legally or illegally? Legally. Legally. Thank you, my Congratulations to freedom. Yes, freedom. Freedom. तो ये चीज़ मुझे लगता है ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं हुई है। बाकी जो प्रोटेस्ट है और जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये इस चीज़ में मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो भी मुजरिम जेल में है, जो अपनी सज़ा काट रहा है, उसमें कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने किसी का मर्डर कर रखा है। क्योंकि अब जब वो बाहर निकल चुके हैं और जिस वजह से वो जेल में थे, जिस जुर्म की सज़ा वो काट रहे थे जेल में, अब वो जेल से बाहर हैं,
तो उन्होंने जेल के अंदर डाला था। अब सबसे पहला टारगेट तो उनका यही होगा कि भाई उसको उड़ाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो इसलिए जो नेपाल के लोग हैं वो भी डरे हुए हैं कि भाई जिनको हमने जेल के अंदर डाला था वो तो जेल से बाहर आ गए हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो जो ये जेल वाला सिनेरियो हो रखा है, सबसे पहले इसको ठीक किया जाना चाहिए। और साथ में एक अच्छी चीज़ भी देखने को मिल रही है नेपाल से, जितने भी नेपाल के जेंजी हैं वो अब दोबारा सड़कों पे उतर आए हैं। और इस बार कोई तोड़फोड़ करने नहीं उतरे हैं, इस बार वो सफाई के लिए उतरे हैं। जो उन्होंने तोड़फोड़ किया था पूरे बाज़ार में, नेपाल की सड़कों पे, वो सारी चीज़ें साफ़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगा। पहले तो मुझे लगा ये सिर्फ अफवाह है, लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, सच में ये चीज़ें हो रही है वहाँ पे। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग पहले तोड़ रहे हैं और फिर उसको साफ़ करने भी आ रहे हैं, उसको ठीक करने भी आ रहे हैं। बाकी बस आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने भी जेन ज़ी की पावर देख ली है। मुझे भी ऐसा लगा नहीं था कि जो जेन ज़ी है वो इतने आक्रोश के साथ बाहर निकलेंगे और इतना बड़ा बदलाव कर देंगे। तो बस इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक करना, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसके साथ मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा, जय हिंद।